देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और हम बात करें द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज यानी 21 जुलाई को जारी हो रहा है। इसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव को लेकर 15 जून को अधिसूचना जारी की गई थी। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून थी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार रहीं। वहीं कांग्रेस और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को चुनाव में उतारा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। कोविंद 2017 में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव के अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। वहीं नीलम संजीव रेड्डी अकेले राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए थे। 18 जुलाई को ही वोटिंग में संसद में बने बूथों में 728 वोट डाले गए। इनमें से 719 सांसद थे जबकि 9 विधायकों को भी संसद भवन में वोटिंग की अनुमति मिली थी। आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो गई है। रायसीना हिल्स के रेस में द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बना ली है। सांसदों के कुल पड़े 748 वोट में मुर्मू को 540 वोट मिले हैं जबकि यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। 15 सांसदों को वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। मुर्मू को मिले सांसदों के वोट की कुल वैल्यू 3,78,000 है जबकि सिन्हा को मिले वोट की वैल्यू 1,45,600 है। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। पार्टी ने विजय जुलूस की भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें 18 जुलाई को ही वोटिंग में संसद में बने बूथों में 728 वोट डाले गए। इनमें से 719 सांसद थे जबकि 9 विधायकों को भी संसद भवन में वोटिंग की अनुमति मिली थी। संसद में कुल तय वोटों में से 98.91% वोटिंग हुई थी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के नाम देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर का तमगा भी है। 2015-2021 के बीच झारखंड की गवर्नर रही। कौन है द्रौपदी मुर्मू, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 20 जून द्रौपदी मुर्मू पिता का नाम विरंची नारायण टुडू है। संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू। 2006 से 2009 तक एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं। द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक के रूप में काम किया है। द्रौपदी मुर्मू पहले पार्षद और फिर विधायक बनी। 2015 से झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रहीं। बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मुर्मू मंत्री भी रह चुकी हैं। मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुकी हैं। 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरगंज द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम विरंची नारायण टुडू है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का जो इतिहास है राजनीति से जुड़ा हुआ। उन्होंने कैसे शुरुआत की, शिक्षक के रूप में भी काम किया और पार्षद से सफर शुरू करके विधायक बनी, राज्यपाल बनी, मंत्री भी रही। तो जमीन से शुरुआत की और आज देश की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जहां से आती हैं। उनके गांव में इस वक्त जश्न शुरू हो गया है क्योंकि लोगों को पता है कि
सिर्फ अब औपचारिकता ही बाकी है। जो पहले राउंड के रुझान थे उसने स्पष्ट कर दिया है कि अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। ये द्रौपदी मुर्मू के गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोग खुशी से झूम रहे हैं, नृत्य हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोगों में खुशी का माहौल है। आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो आदिवासियों की एक परंपरा होती है, उनकी संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नृत्य है जहां से वो ताल्लुक रखती हैं और लोग अपने सांस्कृतिक परिचय का भी जो है उदाहरण पेश कर रहे हैं। कह सकते हैं जो संस्कृति है आदिवासी समाज की, उसकी एक झलक इस वक्त आप देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदिवासी समाज से नाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के गांव की, जहां पर जश्न शुरू हो गया है। बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा और महज औपचारिकता की बात कही जा रही है। तो देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, जिसको लेकर जश्न की शुरुआत अभी से ही हो गई है। आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। जश्न की तैयारी शुरू हो गई है, बस औपचारिकताएं जो हैं, क्योंकि रिजल्ट कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। पहले राउंड की बढ़त जो है वो इस ओर इशारा कर रही कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। इसी पर हम बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। संदीप श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, रायपुर से हैं। सर स्वागत है आपका। पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मनोज ध्यानी है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, देहरादून से। मनोज जी आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीयूष पंत जी से। पीयूष पंत जी, जो औपचारिकताएं कहेंगे और आदिवासी समाज से पहली बार देश का कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? पीयूष पंत जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। सर सवाल यही है कि पहली बार एक आदिवासी समाज से देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, जमीन से सफर शुरू किया, आज वो देश की राष्ट्रपति हो जाएंगी, कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएंगे, सिर्फ औपचारिकताएं ही हैं, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से देखिए, बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है। और जो देश का सर्वोच्च जो पद है उसमें एक आदिवासी जो देश का सबसे मतलब ऐसे लोग जो बहुत पिछड़े हुए रहे हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े हुए, जिनकी मेन स्ट्रीम जो देश की मेन स्ट्रीम लाइफ रही है उससे बहुत समय तक कटाव बना रहा है, उसका उस समुदाय से जो है एक महिला, वो भी महिला जो है एक आगे बढ़ के आती है और तमाम जो बाधाओं को पार करते हुए जो है
वो अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश करती है एक शिक्षिका के बाद। और जियो का आज सिम नहीं जो था है, आपका? जियो का सर्वोच्च सिम पद, नहीं है इसमें? भारत के संविधान का जो सर्वोच्च पद है, संवैधानिक सर्वोच्च पद है, उस पे आसीन होने जा रही है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए। और जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है, भारतीय संविधान का जो ढांचा है, उसको कहीं ना कहीं उसकी मुझे लगता है कि एक उसका जो है कि जमीनीकरण जो होता है, जिस तरह से हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि हर तबके को, हर वर्ग को, कमजोर अमीर सबको एक बराबर हिस्सेदारी हमारे संविधान ने दी है इस देश में, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। उसका ताजा उदाहरण ये है कि एक जो है कि संथाल महिला जो है मेरा फोटो भी देख रहे हैं? जो है देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होने जा रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए, और ये दुनिया इस बात को देखेगी, समझेगी, क्योंकि अभी तक महिला तो हुई है, प्रतिभा पाटिल बनी थी महिला राष्ट्रपति, लेकिन एक आदिवासी समाज से एक महिला आ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमेशा जो है इतिहास में दर्ज होगी, और ये दुनिया देखेगी इस बात को। और भारत का तो सर जो है कि गर्व से भारत का मस्तक ऊपर होना ही होना है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और संदेश है उन लोगों के लिए, और संदेश उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग तमाम तरह की बाधाओं की बात करते हैं, जब वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जब चुनौतियां सामने आती हैं, तो ये कहना कि राष्ट्रपति कोई खास हो सकता है, कोई खास नहीं, आप अपने आप को खास बना सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, जुड़ाव रखते हो, आपकी पृष्ठभूमि कितनी ही कमजोर क्यों ना हो। हमारे साथ और भी खास मेहमान है, पुष्पन जी आपके पास लौटेंगे। मनोज ध्यानी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज ध्यानी जी, कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष भी, ये बहुत बहस चलती रही है कि उन्हें राष्ट्रपति कहा जाना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष। तो राष्ट्रपति एक बहुत शीर्ष पद है, वो तीनों सेनाओं, सशस्त्र बलों के अध्यक्ष हैं और संविधान के संरक्षक भी हैं। राष्ट्रपति जी का जो पद है बड़ा गरिमामय पद है, और जिस समय हम लोग अधिराज्य के रूप में ब्रिटिश जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट थे उसके तहत ये था कि तब भारत के प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करना था शीर्ष पद पे, और तब किंग जॉर्ज जो 6th हुआ करते थे, उनके द्वारा मतलब वहां पर हमारे को लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को नॉमिनेट करना पड़ा था शीर्ष पद पे। भारत के संविधान के आने के बाद भारत के राष्ट्रपति भारत के शीर्ष संवैधानिक पद जो है बने हैं, और भारत की 15वीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी, जो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की हैं, तो ये गौरवशाली विषय है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन रही हैं। प्रथम प्रतिभा पाटिल जी थी, दूसरी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये उस समाज को, जो पूरा भारत का अगर हम आंकड़ा देखें तो हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, और इन्हें मूल भारत के मूल जो जाति बोली जाती है, जनजाति बोली जाती है, वो ट्राइबल्स माने जाते हैं। तो ट्राइबल्स को वो रिप्रेजेंटेशन देना भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण है। भारत के लोकतंत्र के तहत 2 उम्मीदवारों ने संघर्ष किया और अच्छा कंटेस्ट रहा। दुष्यंत सिन्हा जी भी बहुत शानदार व्यक्तित्व रहे हैं, उनका बड़ा अनुभव रहा है, और मेरा मानना है कि उन्होंने भी कई विषयों को रेज किया। लेकिन राष्ट्रपति जी का जो पद है वो वह संवैधानिक पद है जिसमें उनको प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना पड़ता है, और उनके जो वीटो पावर्स हैं, उन वीटो पावर्स का अगर आप अध्ययन करें तो जो पॉकेट वीटो पावर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो वीटो पावर्स हैं उनको उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी
संविधान संशोधन बिल को रोक सकें। उन्हें मानना ही पड़ता है, या तो उसे पॉकेट कर लें और उसको बैठ जाएं, उस पे आगे ना करें, तो वह स्थिति होती है। बिल्कुल। और तो यशवंत सिन्हा का आपने जिक्र किया, यशवंत सिन्हा बहुत काबिल व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक आईएएस के रूप में उन्होंने शुरुआत करी करियर की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे, और इसमें कोई, लेकिन एक उन्होंने बात कही थी एक अपने बयान में कि ऐसा राष्ट्रपति हो जो रबर स्टैंप ना हो। इस पर भी बात करेंगे, आपके पास सर लौटेंगे। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर से। संदीप जी, आप ही के पास आएंगे। यशवंत सिन्हा ने रबर स्टैंप की बात की थी कि इस बार का राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, एनडीए की सरकार, उनका एजेंडा आदिवासी राष्ट्रपति चुनने का था, और उसमें भी उन्होंने दोहरा हाथ मारा कि महिला आदिवासी को चुना। एक ऐसे अंचल से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है ये पूरे देश में लोकप्रिय है, आदिवासी अंचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो पृष्ठभूमि है आदिवासियों की ही मूल सोच है, यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी ही यहाँ की सुगंध है, यहाँ के उसमें महक में आदिवासी ही संस्कृति बसी है। तो ये जो यहाँ पे आदिवासी संस्कृति की जो बात है, उसको लेके बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू एक पहुंची हुई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचानी जाती थी, और उन्होंने एक पार्षद और फिर विधायक और फिर झारखंड की राज्यपाल बनी। यशवंत सिन्हा का जो ये आरोप था कि रबर स्टैंप की जो बात आपने कही है, देखिए वो तो सबसे पहले ये बात है कि ये इस तरह की बातें उनको करना ही नहीं चाहिए। एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, पहुंचे हुए प्रशासनिक सेवक रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, तो इस दृष्टि से उनके इस तरह के बयान उनकी इस गरिमा में पद की लड़ाई के लिए उन्हीं को नीचा साबित कर दिए। जहां तक मेरी अपना मानना है कि उस व्यक्तित्व को इस तरह की आरोप राजनीतिक रूप से लगाने का कोई औचित्य नहीं था, अगर समय की बात की जाए। जहां तक बदली हुई परिस्थितियों में जो आज का जो भारत है, मोदी सरकार और जो वर्तमान में जो कार्य कर रहा है, उसकी अगर बात की जाए तो वो तो नित्य नए ऐसे संवैधानिक ऐसी व्यवस्थाओं पे कार्य कर रहा है जो पिछले 60-70 सालों में देश की मानसिक स्थिति पे पूरी तरीके से हावी रही है। हर एक देश का नागरिक अगर परेशान अगर रहा है इस संवैधानिक व्यवस्था से, तो उसमें राष्ट्रपति का योगदान भी कहीं ना कहीं रहा है। वो अपने आप में रबर स्टैंप रहे हैं, अब इसमें बोलने वाली बात नहीं है कि किस पार्टी का रबर स्टैंप रहे हैं। ये पिछले राष्ट्रपति कोविंद और अब जो द्रौपदी मुर्मू, और इसके बाद जहां तक बात अगर की जाए कि व्यवस्था में बदली हुई अगर संकेत अगर दिया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम से दिया कि उस समय भी अटल जी ने उन्हें चुना और ये व्यवस्था दी कि भारतीय जनता पार्टी और जो सोच है एनडीए की, वो किसी धर्मनिरपेक्षता से कम नहीं और है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दे दिया था। अगर लेफ्ट को हटा दे तो कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दे दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम की बात अगर करें। जी जी जी, ये बहुत सही होगा। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होना था, लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग की है। और ये आपको बता दें कि यहाँ पे व्हिप जारी नहीं होता, ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यहाँ पे व्हिप की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं, आप वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। और शायद यही कारण था संदीप श्रीवास्तव जी कि विपक्ष ने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि पहले कई सारे नाम आ रहे थे, लेकिन सबने जब मना किया, कहा जाता है तब यशवंत सिन्हा को राजी किया गया और वो राजी हो गए। यशवंत सिन्हा ने जब शुरुआत में जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उन्होंने तब बड़ी बड़ी बातें की अपनी जीत को लेकर। तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से भी राजनेताओं से कोशिश की थी कि जी है, इनको हमसे हमारी चर्चा होती रहती है। हमने बताया कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने दबी जुबान से ये बात कही थी कि यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए बिल्कुल आगे नहीं आना था। खुद माननीय भूपेश बघेल उन्होंने ये व्यक्तिगत बात कही कि ये इस बात के सुटेबल नहीं है, उनको बिल्कुल आगे नहीं आना था। पता नहीं किन परिस्थितियों में उन्होंने किसकी बातों पे राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए फाइट किया। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, और वो खुद जनता पार्टी के वित्त मंत्री रहे किसी जमाने में अटल जी की सरकार में। और इस
की रबर सही शोभा नहीं देती है यशवंत सिन्हा जैसे व्यक्तित्व के मुंह से। जी आपके पास लौटेंगे सर, हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ हैं। अमित, आप ही के पास आएंगे, कितना और वक्त लगेगा औपचारिक तौर पर घोषणा करने में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू बनने वाली हैं? अमित, और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, नया बुलेटिन अभी जारी नहीं हुआ है और बहुत जल्द जो है उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डिक्लेरेशन हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज कि बीजेपी इधर एक तरफ अपनी तैयारी कर रही है कि जश्न जो है वो खास तौर पे विजय जुलूस जो है वो दिल्ली में दिखाई पड़ेगा, जिसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में दिल्ली के अशोका होटल में एक डिनर पार्टी रखी गई है जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। 5:30 बजे, हालांकि ऑफिशियल टाइम जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि देर रात तक जो है ये पार्टी चलेगी और खुद प्रधानमंत्री के साथ साथ कई मंत्री और तमाम लोग भी इसमें इन्वाइट किए गए हैं। एक तरह से फेयरवेल जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जो है एज ए राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे मुझसे उस रिजल्ट के बाद ही इस तरह की दो चीजें जो है खास तौर पे यहाँ पे पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई है। दूसरी बड़ी चीज की चूंकि बीच में जिस तरह से लगातार बुलेटिन जारी हो रहा था, सेक्रेटेरिएट राज्यसभा लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति जो है लगातार चल रही है। तो जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू लगातार आगे चल रही थी और लगभग 8 से 9 लाख इलेक्टोरल जो है वो अब तक काउंट हो चुके हैं, तो माना ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही इलेक्टोरल जो है वो काउंट होने बाकी है और बहुत जल्द इसे लेके कभी भी डिसीजन दिया जा सकता है। जी अमिता, बने रही हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से शबी हैदर जुड़ गए हैं। शबी भाई, आप ही के पास आएंगे। बहुत कम वक्त बचा है रिजल्ट आने में, महज औपचारिकताएं बोलें तो गलत नहीं होगा। लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सियासत हुई राष्ट्रपति पद चुनाव को लेकर, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, और सबसे ज्यादा वोट वैल्यू अगर किसी विधायक की है राज्य में वो उत्तर प्रदेश है। शबी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है इस वक्त लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है देश का। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वोट हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। चाहे वो राजनीति में हम किसी भी राजनीति की बात करें, निश्चित तौर के ऊपर द्रौपदी मुर्मू जिस समय उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आई थी तो पूरा जो है वो लखनऊ का जो माहौल था, मुझे याद आ रहा है एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह उनके स्वागत के लिए होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए थे। निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा भी आए थे, उन्होंने मामले को टफ बनाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौशल है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जिस तरीके से कहते हैं उन्होंने विपक्ष को फॉलो ऑन दिया राष्ट्रपति चुनाव में, जो विपक्ष की पूरी कोशिश ये थी कि नेक टू नेक फाइट हो। अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम हमारे सांसद विधायकों की संख्या है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। कांग्रेस की ये कोशिश थी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को साथ में लेकर उस मैसेज को देने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। पहले ही मतों की जो गिनती में पहले ही श्रेणी में 1.5 लाख वोटों से द्रौपदी मुर्मू जी ने बढ़त बनाई थी। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, सऊदी अरब में राजा का बेटा राजा होता है, शेख राशिद अल मखदूम का बेटा ही जो है वो उसकी गद्दी पर बैठेगा। लेकिन मेरे देश में समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सत्ता के शिखर पर पहुंचता है, इससे पहले भी पहुंचे हैं। एक बार फिर आप सोचिए, आदिवासी होने का दर्द, आदिवासी होने की जो चीज़ें हैं वो एक आदिवासी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। मैं भी कुछ दिन आदिवासी क्षेत्र में मैंने रिपोर्टिंग की है, तो मैं जानता हूं वहां पर किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार की जीवन शैली है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वहां पर मैंने होते हुए देखा है। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में वन टांगिया पाए जाते हैं, वन टांगिया उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आदिवासियों की एक अपनी जो है वो अलग समस्याएं हैं। द्रौपदी मुर्मू भी उसी क्षेत्र से, उसी जगह से जो है वो देश के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच रही है। बाकी है ऊपर जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान था, जो उनका सपना था कि जो सत्ता है वो समाज के छोर के अंतिम व्यक्ति तक
पहुंचे तो निश्चित दुनिया में कहीं किसी को लोकतंत्र की सच्ची गाथा देखना है, लोकतंत्र का प्रैक्टिकल देखना है, तो वो भारत देश आए, यहाँ पर देखे कि किस तरीके से एक आदिवासी क्षेत्र की महिला वो देश के सर्वोच्च सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आज संविधान के लिए, आज देश के लिए, आज हम सब के लिए ईद और दिवाली की खुशियां हैं। आज हम सबको एक बहुत बड़ा दिन नसीब हुआ है। आज हमने जाना है लोकतंत्र की क्या कीमत होती है। आज हमको पहचानना होगा कि निश्चित तौर के ऊपर जो हमारा संवैधानिक मूल्य है, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको किस तरीके से दुनिया देखे, कैसे जिया जाता है, वो हमारे देश में ही देखने को। और जो बात शबी भाई आपने कही कि आदिवासी एक दर्द लेकर जीता है, लेकिन आज के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आदिवासी दर्द लेकर नहीं जिएगा, गर्व लेकर जिएगा, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति देश की बनने जा रही है। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो बहुत जल्द राष्ट्रपति बनने वाली हैं। औपचारिक ऐलान अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हैं, क्योंकि जो जश्न है वो मनना शुरू हो गया है कहीं काफ़ी जगहों पर, और अलग अलग हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ विधान मलिक हैं कांकेर से। विधान, आपके पास आएंगे। अगर कांकेर की बात करें तो इस वक्त कांकेर में क्या माहौल है, क्योंकि वहां भी काफी संख्या में आदिवासी समाज की जो मौजूदगी है वो नजर आती है। विधान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज सुनाई जा रही है? जी विधान जी, आपको बताना चाहूंगा, जो आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, जो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ये बहुत ही बड़ा जो है बदलाव और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं एक अभी कांकेर जिला में मौजूद हूँ और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। आपको बताना चाहूंगा, उड़ीसा जो है कि यहाँ से बॉर्डर लगा हुआ है, 70 किलोमीटर की दूरी पे उड़ीसा का बॉर्डर है। और जो राष्ट्रपति है उनका जो जन्म स्थान है वो उड़ीसा से की जन्मी है और वहाँ कई बार वो विधायक भी रह चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे उनकी जो पारंपरिक जो शिक्षा है, पारंपरिक शुरुआती शिक्षा का उन्होंने वहीं से ग्रहण किया है और लगातार विधायक 2 बार रह चुकी है। और 20 जून 1958 में उनका जन्म हुआ है उड़ीसा में ही, और उड़ीसा की एक गरीब तबके की जो है परिवार से बिलोंग करती है। और आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा से जो कांकेर है वो लगा हुआ है और ये पूरा बस्तर क्षेत्र बहुमूल्य आदिवासी एरिया है। और जिससे एक आदिवासी महिला का यहाँ राष्ट्रपति बनना और सबसे ऊंचे पद पे विराजमान होना, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ के जो क्षेत्र में आदिवासी जो ग्रामीण है काफी उत्सुकता है
और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि आदिवासी जो महिला है उनके राष्ट्रपति बनने से यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और लोगों को इससे काफी खुशी है। और यहाँ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में भी खासी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जश्न और जो जुलूस है उसकी तैयारियां भी चल रही है लगातार। और हमारे साथ यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र के जो आदिवासी सर्व समाज के जो नेता है और यहाँ के सरपंच भी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो मंडावी जी है वो मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंदरूनी क्षेत्र में एक महिला का और यहाँ पे राष्ट्रपति बनना कितना बड़ा बदलाव हो सकता है और कितनी बड़ी खुशी की बात है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है मंडावी जी, लक्ष्मण मंडावी जी। बताएंगे आपको क्या लगता है कि एक महिला जो कि एक राष्ट्रपति बनी है, आदिवासी महिला, आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है? आज भारत देश को, इस धरती को, यहाँ के जो आदिवासी के लिए जो भारत सरकार के जो संविधान में बना हुआ है, उस संविधान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जो हमारे जैसे सिद्धू और आदिवासी अंचल के हम लोग आदिवासी होने का एक गर्व महसूस करते हैं। और हिंदुस्तान में पहले बार हमारे एक गरीब आदिवासी घर के एक महिला को राष्ट्रपति जैसे जगह में हमारे आदिवासी का एक उस जगह में विराजमान करना, एक भारत देश का संविधान को और यहाँ के जो देश के सरकार को हम प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे जैसे आदिवासी के लिए भी ऐसे उच्च पद में हासिल करने का ऐसे मौका मिलेगा और ऐसे गरीब लोगों को वहाँ पे हासिल होने का एक जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। और यहाँ के जनता और पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जो कि गरीब आदिवासी एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर उस जगह में पहुंचाए, इसके लिए पूरे विश्व के आदिवासी पर एक गर्व होनी चाहिए। और हम तो यहाँ पे जब से राष्ट्रपति के चुनाव का एक सिलसिला चल रहा था, उस समय से हमारे एक रगों में एक खुशी की दौड़ ऐसी लग रहा था कि हमारे वास्तव में हमारे आदिवासी के लिए ऐसे भी मौका और ऐसे जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे करके हमारे में एक सोच होता था। लेकिन वास्तव में देश के जो संविधान में जो बनी हुए हैं और वास्तव में वैसे परिणाम हमको मिला और देश के 16वें राष्ट्रपति आदिवासी गरीब तबके के आदिवासी राष्ट्रपति चुने और इसके लिए पूरे देश के संविधान को हम प्रणाम करते हैं, जो कि आज देश के संविधान में वास्तव में आदिवासी के हित में वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जो कि हमारे लिए आज संविधान वास्तव में बना कर गया और पुनः हमको इस 21वीं सदी में आदिवासी के हित में राष्ट्रपति जैसे पदों में हमको आसीन होने का मौका मिला है। और ऐसे हम देख रहे थे कि पिछले समय में 15वें राष्ट्रपति एससी से हुए, उसमें भी हमको लग रहा था कि वास्तव में आदिवासी के हित में और ओबीसी के और एससी के हित में देश के संविधान कहीं ना कहीं परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन वास्तव में आज उस नतीजे का परिणाम जो मिला है हमको, वास्तव में एक सकारात्मक विधान एक सवाल ये पूछिए, भारत देश के विधान एक सवाल ये पूछिए, जो काफी सारे लोग आदिवासी समाज के आपके साथ मौजूद हैं, क्या जब ऐलान नहीं हुआ था राष्ट्रपति पद के नाम का एनडीए की तरफ से, क्या इन लोग को उम्मीद थी कि आदिवासी समाज का नाम भी सामने आ सकता है? इन्होंने उम्मीद की थी? जी, जब ऐलान नहीं हुआ था उस समय आपको क्या लगता था कि कोई आदिवासी महिला का नाम यहाँ पे होगा और कोई आदिवासी महिला यहाँ पे उम्मीदवार बन पाएगी? नहीं, ऐसे लग रहा था कि वास्तव में होगा। जब नाम चल रहा था उस समय लग रहा था कि हमारे जैसे आदिवासी गरीब लोगों को कहाँ राष्ट्रपति बनाएंगे, ऐसे हमारे मतलब सोच हो रहा था। लेकिन नाम फाइनल हो गई, नामांकन हो गया, उसके बाद चुनाव जब हुआ, वास्तव में लग रहा था कि हमारे आदिवासी ही द्रौपदी मुर्मू ही
इस 16वें राष्ट्रपति बनेगा, ऐसे हुआ। चलिए विधान आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। रोहित, अगर रायपुर की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो यहाँ पर क्या माहौल है? द्रौपदी मुर्मू जो है अगली राष्ट्रपति होने वाली हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी काफी संख्या में बड़ी आबादी आदिवासी समाज की है। रोहित, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें आप। बिल्कुल, मैं कह रहा था कि माहौल की आप बात कर रहे हैं। माहौल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं, क्योंकि जो देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं आदिवासी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ भी क्षेत्र है, इसलिए जो यहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे आज जरूर ही मिठाई बांटेंगे, साथ ही जो लोग हैं वो खुशियां मनाएं, क्योंकि एक आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो बनने जा रही है। देश के सर्वोच्च पद और प्रथम नागरिक के रूप में अब एक आदिवासी महिला कैंडिडेट जानी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। जब यहाँ पे विधानसभा में वोटिंग हुआ था, मतदान हुआ था, उस समय जो देखिए कांग्रेस के पास 71 विधायक है। कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के फेवर में छत्तीसगढ़ से ज्यादा वोट गए होंगे, लेकिन जो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद जो छत्तीसगढ़ की भाजपा है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर खुशी मना रही है, क्योंकि देखिए वोटिंग की बात अलग होती है और आदिवासी क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ काफी बड़ा क्षेत्र है और आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। बात करते हैं, अभी विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, विधानसभा की कार्यवाही को अभी खत्म किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही खत्म होकर तमाम भाजपाई और जो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिए थे, जनता जोगी कांग्रेस और बसपा, ये सभी विधायक एकत्रित होने की ऐसी बातें आई हैं कि सभी एकत्रित होकर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू बनी है उनको लेकर जश्न मनाएंगे। यहाँ से जो भाजपा के तमाम नेता हैं वो निकलते हुए भी मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। सभी तमाम नेता यहाँ से रवाना होंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ढोल नगाड़े पहले से पहुंच चुके हैं, बस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंचने की देरी है। वो सभी कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे, जिसके बाद जश्न शुरू होगा। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आज खुशी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जानी जाएगी। तो कह सकते हैं प्रदेश कार्यालय जो है वहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और जश्न जोर शोर से मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार वहां पर बीजेपी की नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जीत के तौर पर एनडीए को देखा जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश करेगी बीजेपी, वहां के कार्यकर्ता खुशी के जरिए। आपके पास लौटेंगे रोहित। अजहर मलिक हमारे साथ बने हैं काशीपुर से। अजहर, अगर काशीपुर की बात करें तो वहां क्या कुछ चल रहा है? अजहर, क्या आपको आवाज आ रही है? अजहर, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 15वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 तारीख को शपथ लेंगी द्रौपदी मौर्य जी, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता को देखने को मिल रही है। काशीपुर की अगर बात करी जाए तो काशीपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी काशीपुर पहुंचकर आज तिरंगा यात्रा की शुभारंभ किया। रिजल्ट आने से पहले ही जीत का जश्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है। काशीपुर की सड़कों पर तिरंगा यात्रा के रूप में एक भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि देश के अंदर दूसरी महिला महामहिम के रूप में देखी जाएंगी और आदिमानव समाज की बात करी जाए तो पहली महिला ऐसी होंगी जो महामहिम के रूप में अब देखी जाएंगी। जी, आप बने रहिए अजहर। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। शबी भाई के पास आएंगे एक बार फिर से। शबी भाई, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की, शुरू से ही जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए नाम फाइनल हुए, यशवंत सिन्हा का सपोर्ट समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया और एनडीए का सपोर्ट तो द्रौपदी मुर्मू के साथ किया ही गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सुभाषपा के जो राजभर हैं वो अलग हो गए। एक राजनीतिक सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर उनका समर्थन ना किया जाता यशवंत सिन्हा का, तो कह सकते हैं जो जीत और हार का आंकड़ा और उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता था। फिलहाल अभी रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जो पहले रुझान है, अब जो दूसरे रुझान है, उसको देख के कह सकते हैं कि एक बड़ा और गैप हो जाता। बिल्कुल, देखिए ये बात समझने वाली होगी, कम से कम राजनीतिक के जो हमारे जो लीडर हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हम अगर विपक्ष में हैं तो हमें विरोधी करना है। ये राजनीति या ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचार है, ये बेहतर नहीं होगा,
यशवंत सिन्हा अगर जीत के पायदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए था, क्विट कर जाना चाहिए था, क्योंकि जब हमने उनसे सवाल पूछा था तो शायद उन्होंने, उनके बेटे से मुतालिक हमारा सवाल था कि क्या आपको आपके बेटे का वोट मिलेगा, क्योंकि उनके बेटे भी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद है। तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपने राजधर्म का जो है वो निर्वहन करेगा और मैं अपने राष्ट्र धर्म का जो है वो निर्वहन करूंगा। और अगर जब उनसे ये पूछा गया था कि आप चौथी चॉइस हैं यूपीए की, आप चौथी चॉइस हैं विपक्ष की, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला, उससे पहले शरद पवार और दूसरे नेताओं को जो है अप्रोच किया गया था, उन्होंने मना कर दिया। तो यशवंत सिन्हा ने कहा था कि साहब मेरे पास अगर 10वें नंबर पे भी कॉल आती तो भी मैं चुनाव लड़ता। तो महज अगर हम कहीं से उपयुक्त नहीं पा रहे हैं, किन्हीं बातों को लेकर हमारे मन में अगर किसी के प्रति खटास है तो उसको इतने बड़े कैनवास पर इस तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से बयानबाजी हुई, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को एक सेंसेशन के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की गई, वो अब अगर आज की तारीख में खड़े होकर देखें तो कहीं से भी मुनासिब नहीं लग रहा है। अगर मैं राष्ट्रपति चुनाव जीता तो, चूंकि देखिए राष्ट्रपति चुनाव का जो पैरामीटर है, राष्ट्रपति चुनाव की जो गणित है वो बिल्कुल अलग है। जो लोकसभा का चुनाव है, विधायिका का चुनाव है, उसका जो गणित है, उसका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं और सांसद और विधायक हमारे लिए राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जब अंक गणित में पूरी तरीके से विपक्ष फेल साबित हो रहा था तो इतना बड़ा मैं कहूंगा कि इतना बड़ा एक इवेंट को गढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुर्मू को अगर बिल्कुल सब जिस तरह से एक साथ जो है अलग अलग राज्यों में पहुंचे यशवंत सिन्हा, एक मैसेज देने की कोशिश की गई हम लड़ाई में हैं। हालांकि हर योद्धा कहता है हम लड़ाई में हैं, लेकिन कोशिश जो है वो कामयाब होती नहीं नजर आ रही। आपके पास लौटेंगे पीयूष पंत जी, हमारे साथ बने वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष पंत जी, शुरू से लेकर अब तक यशवंत सिन्हा के तेवर अलग ही नजर आए हैं। जैसा कि अभी शबी भाई कह रहे थे कि चौथे नंबर पर हमसे पूछा गया, यशवंत सिन्हा ने कहा कि तब मेरी बारी आई, और ये भी उन्होंने कहा मैं हमेशा सेकंड चॉइस रहा हूं। यशवंत सिन्हा में ऐसा कुछ नहीं कि वो काबिल नहीं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। क्या मजबूरी थी विपक्ष को अपनी ताकत दिखाना कि हम हार नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए ये मजबूरी की बात नहीं है। देखिए ये हमेशा से जो है कि ये विपक्ष को अपनी आवाज को दर्ज करना भी जरूरी है लोकतंत्र में। या तो जो है सत्ता पक्ष जो है कि मुर्मू के कैंडिडेचर को लेके जो है विपक्ष से भी बातचीत करता और एक जो है कंसेंसस के साथ जो है कैंडिडेट लेके आता, तो इससे कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपको रोकेंगे एक माफी के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू आगे, तो दूसरे राउंड की खबर आ गई है। द्रौपदी मुर्मू आगे हैं, दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति पद की जो चुनाव की काउंटिंग है, मतगणना, उसमें द्रौपदी मुर्मू आगे हैं। और दूसरे राउंड में और ज्यादा पिछड़ गए हैं। जहां कहा जा रहा था कि पहले ही कहा जा रहा था कि 35 से 40% तक वोट ला सकते हैं यशवंत सिन्हा, लेकिन जिस तरह से वो एक बार फिर से काफी पीछे रह गए, तो कह सकते हैं कि एक लंबा गैप हो सकता है जीत हार का। और वापस अपने कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्पंत जी कुछ कह रहे थे। पुष्पंत जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में जो है कि विपक्ष को भी अपनी बात कहने की और अपने कैंडिडेट को खड़ा करने की आजादी होती है। और ये जो बात मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जो शबी जी वो कह रहे थे कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए सरेंडर, बिल्कुल। देखिए क्यों करना चाहिए, वो उन्होंने फाइट की है और जो हालात चल रहे हैं देश में, और देखिए एक तो संवैधानिक पद है पूरी तरीके से राष्ट्रपति का, उसके पास सीमित अधिकार होते हैं, और लेकिन कम से कम वो जो है सरकार रास्ते से भटकती है तो उसको आगाह कर सकता है। उसके बिल को जो है, कानून के जो बिल होते हैं उनको वापस करके वो एक तरह से वार्निंग दे सकता है।
तो इसलिए राष्ट्रपति का महत्व भी है। तो आज के हालात में जिस तरह से देश हमारा जिस तरफ जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो कमजोरी दिखाई दे रही है, उसमें जरूरी था है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए। इसलिए जो है कि विपक्ष का भी खड़ा होना बहुत जरूरी था, और हर बार होता है ऐसा। देखिए हर बार विपक्ष, ये बात अलग है कि कौन कितने जीतता है हारता है, क्योंकि इसमें हमेशा से एक अपवाद रहा है खाली, जो है कि उसके अलावा जो है कि हमेशा से जो है कि पार्टी का जो सत्ताधारी पार्टी है उसी का कैंडिडेट जीतता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए सिन्हा साहब जो है कि काफी जो है कि मर्मज्ञ हैं चीजों के, जानते हैं, वो अनुभवी हैं, और उनका एक व्यक्तित्व भी अच्छा व्यक्तित्व रहा है, तो उनका कैंडिडेट बनना भी वाजिब था। और हम ठीक है, इसी बहाने कम से कम कुछ चीजें सामने आई, कुछ एक जो है कि डिबेट चली यहाँ पे, और बिल्कुल ये भी पता चल गया कि कौन विपक्ष के साथ है कौन नहीं है, काफी चीजें स्पष्ट भी हो गई पंत जी। हाँ नहीं देखिए स्पष्ट तो हो गई, यहाँ तो सरकारें गिरा दी गई ना जीतने के लिए। महाराष्ट्र सिलसिला शुरू हुआ, 9,000 वोट कम थे एनडीए के पास, वो पाने के लिए महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई। तो ये सिलसिला चला पूरी तरीके से, राजनीति तो चली गई, उसमें एक्सपोज भी हुए बहुत से लोग, लेकिन इसका महत्व नहीं होता है। देखिए ये इंस्टीट्यूशन एक सर्वोच्च जो संस्था है उसके हेड का एक चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के सर्वाइवर के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करे और एक फाइट दे। उसमें कितना अंतर होता है ये जरूरी नहीं है। हमेशा से जो देखिए जो दूसरा कैंडिडेट होता है विपक्ष का, उसको 2.5-3.5 लाख जो है वोट मिलते रहे हैं वो, तो इसलिए जो है कि और जीत होती है हमेशा सत्ता पक्ष की, क्योंकि सत्ता पक्ष मैनेज कर लेता है अपने अपने पार्टियों को, अपने लोग जो उसके साथ एलाइज है उनको। और यहाँ हमने देखा जो विपक्ष के साथ थे वो भी धीरे धीरे जो है मुर्मू जी को, क्योंकि वो आदिवासी महिलाएं उसके नाम पे लोगों ने जो है कि उनके पक्ष में वोट देना ज्यादा मौजूद समझा अपने जो है विपक्ष के खेमे में खड़े होने के कंपैरिजन में। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन वही मैं ये भी बात कहूंगा कि देखिए ये बात भी हो रही थी कि ठीक है ये बहुत बड़ा दिन है निश्चित रूप से, लेकिन एक सिंबॉलिक ही बन के न रह जाए, क्योंकि देखिए आदिवासी महिला तो आज राष्ट्रपति हो रही हैं, लेकिन क्या जो आदिवासी जो तमाम हैं हमारे, उनके हालात क्या हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनकी हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं है, इस पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरी है। सिर्फ एक आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति के पद पे बैठा के ये सोच लें कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ये एक सिंबोलिज्म सही नहीं है। क्योंकि हमने देखा रामनाथ कोविंद जी को हमने बैठाया था दलित होने के नाते, उसके बावजूद भी दलितों के साथ जो होता रहा इस देश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी देखिए जो है कि आपके योगी जी के जो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने जो रिजाइन का लेटर भेजा है, उन्होंने क्या बात कही है, उनके साथ क्या बर्ताव होता रहा है। तो लेकिन पीयूष जी जानकारी के लिए बता दूं सब कुछ ठीक हो गया है। अब दिनेश खटीक कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वापस उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया है। ये सब राजनीति में सब चीजें होती रहती हैं और ये कोई पहला मौका नहीं। जैसे पीयूष जी आपने कहा, आपने ठीक कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति होती रही है। भले महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई हो जिससे कि वैल्यू है वोट की वो बढ़ाई जा सके, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी एनडीए, किसी तरह का रिस्क की ऐन वक्त पर कहीं अपने ही लोग उस तरफ ना चले जाएं, इसको देखते हो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ। लेकिन पहला मौका नहीं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की बात करें, थोड़ा सा अतीत में जाएं तो 1969 के जो इलेक्शन थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बट गई थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेता थे, उनका जो संगठन था वो नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट कर रहा था, और ऐन वक्त में इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया, वीवी गिरी को, और वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो राजनीति वर्षों से होती रही है और राजनीति आज भी हो रही है। निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ राजनीति विश्लेषक बने हुए हैं मनोज ध्यानी जी। मनोज जी, ऐन वक्त पर पहले हेमंत सोरेन कह रहे थे कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था, ऐन वक्त पर हेमंत सोरेन ने भी सपोर्ट किया द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन का, चुनाव का, इसको कैसे देखते सर? मजबूरी थी हेमंत सोरेन की? अभी पंत जी ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में संघर्ष होना चाहिए, कंटेस्ट होना चाहिए, और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हमारे को ये समझ रहनी चाहिए किसी भी विमर्श में। और ये अच्छा है कि भारत के अंदर कंटेस्ट होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो चयन प्रणाली है वो ज्यादा बेहतर है। इससे जनता के बीच में बहुत बड़ा विमर्श होता है। हम आज जो संवाद कर रहे हैं वो भी उसी विमर्श का देन है। देखिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है
भारत में वो सिर्फ 8.6% है। भारत की 135 करोड़ की आबादी में 8.6% आबादी को अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो ये गर्व का विषय है और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं जी। आपने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपने कार्ड्स खोले नहीं और बाद में उन्होंने ओपन किए, द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में आए और ये निर्णय एक जिसे कहते हैं ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें विप की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। और विवेक के साथ कोई व्यक्ति अपना वोट दे सकता है और ऐसा हुआ है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तंत्र में वास्तव में इसकी आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत में 1961 में 24% साक्षरता दर हुआ करती थी, जो आज अपना ट्राइपॉड लेके आना और ना तुरंत अपने को वापस कर देना है। और जो महिलाएं जो शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें तो उनका साक्षरता दर 1961 में 15% कम था, 8.5% था। वो आज की तारीख में 59% है, उसमें भी 14% का अंतर है जो आम जन के मुकाबले में। इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें हम तो महिलाओं का साक्षरता दर 1961 में 12.9% था, ऑलमोस्ट 13%, और वो आज की तारीख में 65% के आसपास है, 64.68%। तो ये महिला जो साक्षरता था ट्राइबल पॉपुलेशन का, अनुसूचित जनजाति का, ये 1961 में 3.2% था और 2000 के आज के आंकड़े जो अगर बात करें तो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं हमारे पास हैं वो 49.40% है। यानी बहुत कुछ किया जाना है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साक्षरता पे, अनुसूचित जनजाति के जो आम जन है उनके साक्षरता पे, उनके व्यापार को लेकर, उनके जो अधिकारों को लेकर, जंगल के ऊपर उनके अधिकार, जल जंगल जमीन पे जिस अधिकार की वो लड़ाई लड़ते हैं, मुझे लगता है उन अधिकारों को बल मिलेगा और जो उनके राइट्स हैं उन राइट्स को सही ढंग से इस समय द्रौपदी मुर्मू जी के आने के कारण उसको हम बेहतर तरीके से वो एप्रिशिएबल एक टास्क होगा और इसको हमारे को स्वागत करना चाहिए। कैमरे में देखने के बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, जब विपक्ष और संयुक्त कांग्रेस पार्टी संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम आया, उसके पहले आपका फारूक अब्दुल्ला का भी नाम आ रहा था, शरद पवार से पूछा गया, इन सब ने मना कर दिया। तो बाकी लोगों को डर था कि कुछ होना नहीं है, क्यों अपने नाम की फजीयत कराई जाए, सब पीछे हो गए। यशवंत सिन्हा को आगे कर दिया, कैसे देखते हैं? वाकई ऐसा हुआ है या फिर यशवंत सिन्हा को भी पीछे हट जाना चाहिए था? हम ये नहीं कह रहे लड़ाई लड़ना जरूरी, लड़ाई लड़नी चाहिए, पक्ष विपक्ष का मतलब ही है कि हम भी अपना प्रत्याशी उतारे, आप भी अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे देश के पूर्व राष्ट्रपति, जब वो सामने आए थे तब कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रत्याशी सामने नहीं खड़ा किया। क्या यहां पर भी ऐसा ही नहीं हो सकता था? संदीप जी देखिए, यहाँ ये मैं कहना चाहूंगा, पीयूष जी ने अभी एक बात कही कि यहाँ पे राजनीतिक एजेंडा भी कर दिया गया, सरकारें बदल दी गई। मैं सहमत नहीं हूं उनकी बातों से कि 9000 वोट कम कर रहे थे और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया। ये तो एक अलग ही विषय हो गया। इस पे बीजेपी और उनके संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत मत है, बहुत अच्छी अगर सोच की बात है जो आप पूछ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की जहां तक बात है, जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, राष्ट्रीय हित में जो फारूक अब्दुल्ला का जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्रपति का। आपको रोकेंगे संदीप जी माफी के साथ। इसी बीच दिल्ली ले चलेंगे अपने दर्शकों को। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपको दिखा देते हैं। 1138 वैल्यू ऑफ वोट्स इज 149,575. Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes valued at 105,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes valued at 44,276.
Grand total, the total valid votes 1886. Value of such votes 673,175. Shrimati Draupadi Murmu gets 1349, valued at 483,299. 483,299. And Shri Yashwant Sinha gets 537 votes, valued at 189,876. 189,876. The states which the counting has been done is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Jharkhand. That we will give you. How many votes will valid votes in this second round? We'll let you know. पहले 10 राज्यों की जिनकी अभी गणना हुई है वो 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। यहाँ पे टोटल जो वैलिड वोट्स मिले हैं वो हैं 1138। उनकी वैल्यू जो है वो है 1,49,575। इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को 809 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 1,05,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को 2029 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 44,276। 329। और जो पहले आपको सूचना दी गई थी संसद के बारे में उनको अगर मिला लें तो टोटल वैलिड वोट्स हैं 1,886। 1,886 और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349 जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट जिनकी वैल्यू है 1,79,876। 89। तो इस वक्त की बड़ी खबर। तो दूसरे राउंड की जो वोटिंग है वो भी खत्म हो गई है। कुल 10 राज्यों के जो वोटिंग है वो खत्म हुई है और एक बड़ी बढ़त की ओर द्रौपदी मुर्मू हैं, जहां द्रौपदी मुर्मू की कुल जो वोटों की संख्या है वो जो वैल्यू है वोटों की वो 4,83,299 हो गई है। वहीं अगर यशवंत सिन्हा की बात करें वोटों की वैल्यू की तो 1,89,876, तो बड़ा मार्जिन कह सकते हैं। तो थोड़ा ही सा अब मार्जिन बाकी है, सिर्फ 10 राज्यों की वोटिंग अभी हुई है, अभी उत्तर प्रदेश की काउंटिंग बाकी है, तो थोड़ा सा वक्त और बाकी है। द्रौपदी मुर्मू के औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बनने में 4,83,299 वोट मिल चुके हैं और जीतने के लिए 5,43,261 जो वोटों की वैल्यू का पॉइंट होता है वो ये है। कुछ ही देर में जो बाकी राज्य हैं उनकी वोटिंग भी खत्म हो जाएगी।
हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी बने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात बीच में जो बात है अधूरी रह गई थी। संदीप जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं कह रहा था कि आपका प्रश्न था कि फारूक अब्दुल्ला और हाँ ठीक जी, फारूक अब्दुल्ला को क्या है कि जो ठीक 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 जी, ठीक ठीक ठीक। संदीप जी, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं ठीक पहुंच पा साहब, रही हमारे तक। ठीक है साहब। जहाँ तक मेरी अपनी बात है जो मैं हम डिक्लेयर करके आपको जी ठीक है। संदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ, जो सवाल उन्होंने किया था पीयूष पंत जी के सवाल के जवाब में कि महाराष्ट्र वाला जो कुछ भी घटनाक्रम रहा उसका राष्ट्रपति चुनाव से लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे पीयूष पंत जी? नहीं, देखिए, बिल्कुल लेना देना। अगर आप राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का जो है कि पूरा का पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग उसको समझते हो, जानते हो, तो ये बिल्कुल क्लियर था। वो एक ही तीर से कई निशाने उन्होंने साधे थे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण था महाराष्ट्र को भी स्प्लिट करना, वहां पे शिवसेना को, क्योंकि देखिए 9000 की कमी थी और आप देख लीजिए एक बड़ी चंक में उन्होंने जो है विधायकों को तोड़ा और सांसदों को तोड़ा। तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, बहुत बड़ा गैप उन्होंने पूरा किया उसके माध्यम से। कितने बचे शिवसेना के पास? मुश्किल से 15 विधायक बचे और यहाँ पे 6 सांसद बचे। तो एक ये बिल्कुल किया था। ये अगर जो श्रीवास्तव जी शायद अगर पूरी अपने उसको पत्रकारिता को लगाएं, उसमें समझे भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल को, बिना उनके पक्ष में बायस्ड हुए बिना, तो ये उनकी वर्किंग ऐसे होती है और वहीं से उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और 2024 तो है ही उनके उसमें, लेकिन ये तत्काल रूप से उनको प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत हासिल करनी थी, इसलिए उन्होंने बड़ा खेल खेला। उसके बाद देखिए धीरे धीरे दूसरी पार्टियों को भी उसमें जो है वो दबाव बनाना शुरू किया उन्होंने, और इस तरह से जो है कि हमने देखा कि राजभर भी योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं और वो तमाम चीजें होती रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, आज तक तो 7-8 साल हो गए देखिए उनको केंद्र में शासन करते हुए, हम सब समझ गए हैं उसको किस तरह से वो काम करते हैं और काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूं, ये कह सकते हैं पीयूष जी, कोई भी कदम, बड़ा कदम राजनीति से जुड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो वो नो रिस्क के हिसाब से, अकॉर्डिंगली नो रिस्क नहीं लेना है, सारी तैयारी पहले कर लो, मगर मतलब मुंह की ना खानी पड़े। देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी। भारतीय जो है कि जनता पार्टी जो है वो चुनाव, कोई भी चुनाव हो, राष्ट्रपति का चाहे चुनाव हो, चाहे जो है कि वो एमएलए एमपी का चुनाव हो, कोई भी हो, वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी करती है। हर कदम उठाने की उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसकी योजना बनाते हैं और उसकी योजना को बहुत ही जो है कि इंटेलिजेंटली जो है उसको पूरा भी कर लेते हैं। वो चाहे साम दाम दंड भेद, अब चाहे ईडी का इस्तेमाल हो, चाहे इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल हो, चाहे थैलियों का इस्तेमाल हो, चाहे थैलियां खोल दी गई हो 10 करोड़ की और 20 करोड़ की, ठीक है, तो वो सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। इसमें देखिए पीयूष पंत जी ने ईडी का भी जिक्र यहाँ पर कर दिया, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मनोज ध्यानी जी भी बने हुए हैं। मनोज ध्यानी जी, पीयूष पंत कह रहे हैं ईडी का इस्तेमाल की बात भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है चाहे आम नागरिक हो चाहे कोई भी हो, अगर जांच एजेंसियां सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर कोई और। क्या कहेंगे मनोज जी? अब ये सब नहीं चलेगा कि आप अगर बड़े ओहदे पर हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप पर ईडी की जांच नहीं होगी, जो दोषी होगा उस पर जांच होगी। ये संदेश देने की कोशिश है या फिर जैसे पीयूष पंत जी कह रहे हैं वो सही है? मनोज जी। सदैव से कहता हूं कि राजनीति कोई बहुत पवित्र विषय नहीं है। राजनीति को आप देखें तो भगवान श्री राम जो है, राज्याभिषेक होने वाला था, 3 दिन में ऐसी राजनीति बदली कि उनको वनवास जाना पड़ा, पत्नी और भाई के साथ, और देश निकाला हुआ, उनको कुछ अपने साथ ले जाने तक की कोई इजाजत नहीं थी। तो राजनीति सदैव ऐसी रही है। महाभारत काल में लाक्षागृह की घटनाएं, मार देने की घटनाएं, ये सब चलता है। राजनीति साम दाम दंडभेद का खेल है और वो साम दाम दंडभेद भारत हो या कहीं भी हो, वो राजनीति में दिखता है। लेकिन इसका जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि आज हम
किसी राज व्यवस्था में नहीं, आज हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जहाँ जनता व्यवस्था को चुनती है। राष्ट्रपति जी भी जो चुने जाते हैं वो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरीके की जो तंत्रिका का प्रयोग किया जाता है वो सही नहीं है, वो गलत है और उसको ठोस तरीके से बोलने का साहस होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके की तंत्रिका का प्रयोग होता रहा है। हमने तो उत्तराखंड में देखा है कि चार्टर्ड विमान संस्कृति, पंचतारा, 7 सितारा होटलों की और जो रिजॉर्टों में ले जाकर रखने वाली जो है, अपने प्रदेश से बाहर चले जाना, ये सारी संस्कृति चल रही है। ये राजनीतिक संस्कृति बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है। इसको तो जनता के द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए देर सवेर। लेकिन जहां तक ये बात पंजी ने बहुत सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, उन्होंने तो MP MLA तक रखा, वो ग्राम पंचायत या जो नगर पंचायत के पार्षद का चुनाव हो या ग्राम प्रधान का चुनाव हो, वहां से लेकर टॉप लेवल जो राष्ट्रपति का चुनाव है वहां तक बहुत सीरियसली उसे लेती है और बड़ी डिलीजेंटली अपनी स्ट्रेटजी को। और इसके लिए उसकी बाकी जो संगठन है, संगठन दिन रात काम करता रहता है। जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, 24 घंटे काम करता रहता है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन, चाहे इलेक्शन ना हो, क्योंकि कई सारे राज्यों का देश है भारत, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन तो रहते ही हैं। और जैसा आपने कहा पार्षदी के जो चुनाव होते हैं उसमें भी इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। हाँ, वो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है। मैंने देखा है कि जहां एक राज्य जीतने के बाद बाकी लोग जश्न में मनाए जाते हैं, तो यहाँ पार्टी का अध्यक्ष किसी ऐसे राज्य में भ्रमण कर रहा होता है जहां भविष्य में चुनाव होने होते हैं। और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है और इसे लोकतंत्र में समझ रखने वाले व्यक्ति को, जो पंडित है, राजनीतिक पंडित है, उनको इस बारे पे गौर करना चाहिए और विपक्ष को भी एक बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी, जैसा कि मनोज जी बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजी है होना चाहिए और विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां जो भी हों, चाहे वो राज्य की हों चाहे वो केंद्र की हों, उनको भी सोचना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है संगठन को मजबूत करने में। संदीप जी रोकेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है। तो सड़क धंसी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, 16 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था और एक हफ्ते के भीतर सड़क धंसने की खबर आई है। बीती रात 2 कारें जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। तेजी से सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जालौन से, तेजी से सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया है। सड़क धंसने की खबर आ रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सूचना पर प्रशासनिक अमला हरकत में आया। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब इसके निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। छिरिया सलेमपुर का मामला है। जो एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड का, उस इलाके का ये नाम है जहां पर सड़क धंसी है। निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क धंसी है। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और सड़क धंसने का ये मामला सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जहां पर सड़क धंसी है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और आज 21 तारीख है, यानी एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ उद्घाटन का और सड़क धंस गई है और तेजी से इसे ठीक किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता कि इस तरह की खबरें जो हैं सुर्खियां बने, लेकिन के न्यूज़ आपको सबसे पहले इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जहां पर निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। एक हफ्ता भी नहीं बीता और सड़क धंस गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क धंसने का मामला सामने आया है।
महज 5 दिन के भीतर ये सड़क धंस गई है एक्सप्रेसवे की, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी सरकार की तरफ से। अब सवाल उठ रहे हैं कि जो निर्माण कार्य में सामग्री प्रयोग की गई या फिर जो इंजीनियरिंग मेथड होता है, क्या इंजीनियरिंग मेथड पर सवाल उठेंगे। अब क्या टेक्निकल खामी रह गई, जो सड़क धंस गई है, तमाम सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस खबर को आने के बाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जहां सड़क धंसी है। और जालौन से हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं माजिद अरमान। माजिद, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कैसे ही हादसा हुआ? कहा जा रहा है कार का एक्सीडेंट हुआ था। माजिद जी बिल्कुल, बता दें कि जालौन के छिलिया समेरपुर की घटना है, जहां पर कल शाम के कुछ कार सवार यहां से जा रहे थे, जो उनकी गाड़ी में गड्ढे में गाड़ी फंसी। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में गड्ढे को देख के वो लोग चौंक गए। उसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बनाया कि मतलब अभी ताजा 4 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है और इस तरीके से गाड़ी उनके गड्ढे में फंसी है। तो फिर उसको लेकर उन्होंने प्रशासन को भी फोन किया और वीडियो को वायरल किया। हालांकि वीडियो वायरल होती है, प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है रोड को बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 5 दिन पहले उद्घाटन हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क जो धंसी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रही है कि पिछले 5 दिन पहले बड़ी बड़ी बातें। जो कार सवार है उसका क्या कुछ कहना था, क्या कारण था, कैसे ये हुआ? कार सवार का कहना यह है कि तेज बारिश थी और बारिश को लेकर अपनी गाड़ी लेके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से वो औरैया से होते हुए जालौन के रास्ते चित्रकूट की ओर जा रहे थे कि रास्ते में छिलिया समेरपुर के पास जब उनकी गाड़ी हाईवे पे ऊपर चढ़ी तो उसको लेके पुल के पास कहीं एक गड्ढा हल्का सा उनको मिला। उस गड्ढे में जब इनकी गाड़ी रात में फंसी तो उसको लेकर जब उन्होंने देखा कि इसमें तो कोई ईटा वीटा नहीं है, तो ये गड्ढा कहाँ से आया, तो उसकी उन्होंने वीडियो बनाई। और उनका कहना यह है कि काफी देर के बाद हम लोग वहाँ खड़े रहे और हम लोग थोड़ा सा चुटकियाल भी हो गए। उसको लेकर एक गाड़ी नहीं बल्कि 2-3 गाड़ियां जब वहां से गुजरी तो वो गड्ढे में फंसी, जिसको लेकर उन्होंने वीडियो वायरल किया और जालौन प्रशासन को उन्होंने फोन करके इसको अवगत कराया कि माजिद कितना वक्त होगा, किस वक्त समय क्या होगा जिस वक्त ये घटना हुई है? ये रात के घटना बताई जा रही है। लगभग जो बारिश का समय था 10-11 का समय होगा, तब रात की ये घटना है। हालांकि वीडियो जो उन्होंने वायरल किया वो रात का ही। अभी तक बारिश उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही थी, कल से बारिश की शुरुआत हुई, आज भी बारिश हो रही है। तो क्या ये माने कि जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे की शुरुआत कर दी गई और पहली बारिश में इस तरह का मामला सामने आया है? लगता है कि जिस तरीके से पिछले 28 महीनों में जो एक्सप्रेस बन के तैयार किया, हालांकि 35 महीने का कार 28 महीने में तैयार कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जल्दी के चक्कर में इसको उद्घाटन को लेकर एक्सप्रेस में बनाया है और उसको हाल रोड चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना लोगों के दिमाग में नहीं थी, जो सामने आ गई वो एक सवालिया निशान पैदा कर रही है। माजिद, आप बने रहिए हमारे साथ। जालौन के ही सांसद जो हैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए हैं। भानु प्रताप जी, एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी और कल रात को खबर आई कि जो गड्ढा हो जाता है, कार वहां से गुजरती है, फिर कई गाड़ियों को वहां जब गुजरी उनको फंसना पड़ा। क्या कहेंगे, क्या जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया? तो हमने फोन मिलाया था जालौन के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप सिंह, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है या फिर उन्होंने फोन काट दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई जालौन के पास जो सड़क है वो धंसने का मामला सामने आया है। माजिद हमारे साथ बने, माजिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, सीएम के साथ दिनेश खटीक की बैठक थी वो खत्म हो गई है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक संग बैठक थी, खत्म हो गई है। दिनेश खटीक नाराज चल रहे थे, दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 35 मिनट तक ये बैठक चली है मुख्यमंत्री के साथ। उनको अपने विभाग में कामकाज को लेकर नाराजगी थी, अधिकारियों से नाराजगी थी और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति की, उनसे नाराजगी थी। और बैठक में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं
और दिनेश खटीक तो मौजूद रहे ही हैं। तो फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। और कैबिनेट मंत्री को सीएम योगी ने जमकर फटकार लगाई, यानी स्वतंत्र देव सिंह को फटकार लगाई गई है कि क्यों आपने राज्य मंत्री को इग्नोर किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है। दिनेश खटीक और स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही मौजूद रहे। चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं जल शक्ति मंत्रालय के स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं। दिनेश खटीक अधिकारियों से नाराज थे और खुद कैबिनेट मंत्री जो हैं स्वतंत्र देव सिंह उनसे भी नाराज थे। और जिसकी शिकायत दिल्ली करने पहुंचे, वो दिल्ली से कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाइए, वो समस्या का समाधान निकालेंगे, उनको अपनी बात से अवगत कराइए। और मुख्यमंत्री ने दोनों के साथ बैठक की और खबर आ रही है कैबिनेट मंत्री जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, उनको कहा है कि आपने उनको इग्नोर कैसे किया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम भी काम करते रहेंगे। जो विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रख दिया है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, ये कहें कि बहुत जल्द समय रहते सब कुछ ठीक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहते भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है, या फिर दिनेश खटीक दिल्ली गए उनको निराशा मिली, या फिर उनको भरोसे में ले लिया गया है? क्या कहेंगे दिनेश? बिल्कुल सलन सही कह रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि उसको समय रहते उन्होंने अपने इस मामले को, जो 2 दिन तक इतना तूल था कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा था, उसको समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से मैनेज कर लिया। आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दिनेश खटीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही दिनेश स्वतंत्र देव सिंह और जल शक्ति विभाग के दोनों प्रमुख सचिवों अनिल गर्ग और अनुराग श्रीवास्तव दोनों को तलब किया था। उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी तलब किया, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको तलब करके दिनेश खटीक के सामने आमना सामना सबका कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री को भी फटकार लगाई है कि तो जब मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सभी कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्रियों को बराबर अपने सारे कार्यक्रम की जानकारी देंगे, उनके सहयोग से ही सारा काम करेंगे, तो आप इनको इग्नोर कैसे किए और ये मामला दिल्ली तक कैसे पहुंचा, इस पर दिनेश खटीक को भी मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे फटकार लगाने की बात जो सामने आ रही है, क्या स्वतंत्र देव सिंह को फटकार लगाई है या फिर दिनेश खटीक को फटकार लगाई? जानकारी आ रही है स्वतंत्र देव सिंह को फटकार लगाई है कि आप उनको इग्नोर कैसे कर रहे हैं, या दिनेश खटीक को भी डांट लगाए, दिल्ली से कैसे पहुंचे? जी शैलेंद्र, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को ही फटकार लगाई है, क्योंकि दिनेश खटीक ने जो आरोप लगाया था वो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा दोनों अधिकारियों पर, प्रमुख सचिवों पर भी आरोप लगाया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों प्रमुख सचिवों को और साथ में कैबिनेट मंत्री को फटकार लगाई। इसके साथ साथ दिनेश खटीक को भी ये कहा कि अगर आपके समस्या का समाधान यहाँ नहीं होता तो दिल्ली जाना होता है। दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को परेशान करने की क्या जरूरत थी? आपको यहाँ पहले समस्या रखनी चाहिए थी। आपको कल हमारे साथ आप कैबिनेट में रहे, मंत्रिपरिषद की बैठक में रहे हैं, तो उस दौरान भी आप चर्चा कर सकते थे, पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? दिनेश खटीक को भी इन बातों पर फटकार लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दोनों अधिकारियों को, प्रमुख सचिवों को और कैबिनेट मंत्री को, साथ में राज्य मंत्री दिनेश खटीक को बैठाकर सबको डांट लगाई है। उसके बाद पूरे डैमेज कंट्रोल को पूरी तरह से मैनेज जो किया है। कैबिनेट मिनिस्टर है स्वतंत्र देव सिंह बहुत खास कहे जाते हैं मुख्यमंत्री की। अब ये जो डांट है वो दिखाने के लिए है, ये वाकई में डांट लगाई वो अलग विषय है, लेकिन सब कुछ ठीक कर लिया है समय रहते। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, दिनेश खटीक के साथ जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो फिलहाल खत्म हो गई। दिनेश खटीक ने साफ कर दिया है हम मिलकर काम करेंगे।
और हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति होने जा रही देश की। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए थे। हमारे साथ पीयूष पंत थे, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़े रहने के लिए। संदीप श्रीवास्तव आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा मनोज ध्यानी राजनीति विश्लेषक हमारे साथ थे, सर आपका भी शुक्रिया। और सभी संवाददाता जो जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आपको दिल्ली ले चलेंगे। आतिशी जो है आम आदमी पार्टी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अरविंद केजरीवाल से ऐसी नफरत है कि वो भारत के बारे में भूल गए, भारत को होने वाले गर्व के बारे में भूल गए, हर भारतवासी का जो सीना चौड़ा होता उसके बारे में भूल गए। तो आज तो इस तुच्छ राजनीति को देख के लगता है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। आज तो ये देख के लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि अगर इस पूरे देश में एक नेता है जो एक विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल सिंगापुर चले गए और अरविंद केजरीवाल जी की वाहवाही हो गई तो अरविंद केजरीवाल जी और भी बड़े नेता बन जाएंगे, कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लिए और भी बड़े चैलेंजर बन जाएंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि अपनी इस छोटी सी राजनीति के लिए, अपने इस छोटे से डर के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के डर में, अरविंद केजरीवाल के नफरत में आज भारत के बारे में भूल गई है। वो अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, अरविंद केजरीवाल का इतना विरोध करते हैं कि अरविंद केजरीवाल विरोधी होते होते वो आज भारत विरोधी हो गए हैं। वो ये नहीं चाहते कि भारत का सिर ऊंचा हो, वो ये नहीं चाहते कि हर भारतवासी का सर ऊंचा हो, वो ये नहीं चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो इनोवेटिव काम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे हुए हैं उस पे पूरे दुनिया भर के नेता ताली बजाएं, उसकी वाहवाही करें। आज हम नरेंद्र मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि देखिए, ये पार्टियों के बीच की छोटी राजनीति छोड़ दें, देश के बारे में सोचिए। इस देश के बारे में, इस देश को जो गर्व होगा, इस देश को जो वाहवाही मिलेगी अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे काम को पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हम उनसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल से हो सकता है नफरत करें, लेकिन इस नफरत में वो भारत और भारतवासियों से नफरत ना करें, ये हमारा आग्रह है। दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोदी जी ने ये कहा है कि भाई सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं जा सकते, उसमें मेयर लोग जाएं, मेयर के लेवल का कॉन्फ्रेंस है, मेयर को बुलाना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि मेयर को उन्होंने बुलाया ही नहीं। अब मेयर को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने, ये तो हर दिल्ली वाले को पता है। आज पूरी की पूरी एमसीडी कंगाली के हालात में चल रही है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रहा, नर्सेस को तनख्वाह नहीं मिल रहा। लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके मेयर क्या कर रहे हैं, एमसीडी की कंगाली के हालात में भी 270 करोड़ रुपए निकाल लिए अपनी सुख सुविधा पे, कि उनको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, किस तरह की एसी लगेगी उनके रूम में। अब सिंगापुर ये तो बुलाने के लिए वो बताएंगे नहीं कि भाई सिंगापुर आके बताओ कि अगर देश खराब स्थिति में जा रहा है तो तुम अपना फ़ायदा कैसे करोगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे और हर घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या बताएंगे जाके सिंगापुर में कि कूड़ा कैसे हर गली में फैलाया जाता है। सोचने वाली बात है।
आज दिल्ली के अंदर कोई भी घर बनता है उसमें तुरंत लिंटर से पैसा लेने चले जाते हैं। तो सिंगापुर में क्या बताएंगे जाके कि लिंटर से पैसे कैसे लिए जाते हैं। आज सच्चाई ये है कि सिंगापुर वालों को भी डर लगता है कि अगर इनके मेयर आ गए तो कहीं ऐसा ना वहीं से कुछ चोरी वोरी करके आ जाएंगे। ये इतने खतरनाक है। अब तो बड़े बड़े होटल इनको एंट्री नहीं करने देते। अगर ये पता चल जाए कि एमसीडी के काउंसलर हैं, एमसीडी के मेयर हैं, तो बहुत मुश्किल से इनको एंट्री मिलती है वहाँ पे। तो सिंगापुर वालों को डर है कि यार ये चोर उचक्के हैं, सब के सब आ जाएंगे, सारा पैसा खा लेंगे। सच्चाई तो ये है कि मेयर तो बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मोदी जी को केजरीवाल से डर लगने लग गया है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मोदी की जो सेना है, मोदी ब्रिगेड जो है, ये सब के सब केजरीवाल जी से नफरत करते हैं। इनको पता है कि केजरीवाल जी बड़े शानदार काम कर रहे हैं, इनको अंदर से पता है। इनको पता है कि इस देश की उम्मीद बन रहे हैं केजरीवाल जी। जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर जहां भी लोग जाते हैं, लोग कहते हैं जी इस देश को तो केजरीवाल ही ठीक कर सकता है। केजरीवाल ही एक उम्मीद बनते चले जा रहे हैं। मोदी जी को डर लगता है। मोदी जी को पता है कि उनको राष्ट्र के स्तर पे अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता अगर आज उनको टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल है। इसलिए उनको बड़ा डर लगा कि अगर केजरीवाल जी सिंगापुर चले गए, पूरी दुनिया के लोग आएंगे वहाँ, केजरीवाल जी को सुनेंगे, उनको वाहवाही होगी, उनके लिए तालियां बजेंगी, तो कहीं केजरीवाल बहुत बड़ा ना बन जाए। और मोदी जी डरने लग गए पूरी तरह से। दिक्कत ये है मोदी जी कि आप केजरीवाल जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हो। देश, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जाके सिंगापुर विश्व पटल पे अपनी बात रखेंगे तो उससे सिर्फ भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है, भारत के अंदर इतना काम, अच्छा काम हो रहा है। इससे तो देश को गर्व होता। लेकिन और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।